नमस्कार, मैं सरोजीत आज आपको जंगल राज की एक कहानी सुनाता हूँ। वो 3 जुलाई 1999 का दिन था। रात के 9 बजे थे। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाने इलाके में आने वाले एक बड़े बंगले में 2 लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो गैराज में खड़ी एक मारुति कार से 23 साल की युवती और करीब 26 साल के युवक की लाशें बरामद हुई। उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। युवक की पहचान गौतम सिंह के तौर पर हुई, जो एनआरआई डॉक्टर बीएनसी का बेटा था। उसे राजनीति करना पसंद था। यही वजह थी कि वो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव का करीबी था। वही युवती की पहचान पटना में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में की गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि गौतम के शरीर पर ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट थी, वो भी गौतम की। जिस बंगले के परिसर में लाश समेत जो कार खड़ी मिली थी वो गौतम का ही घर बताया जा रहा था। अब सवाल ये था कि दोनों ने आत्महत्या की थी या वे किसी बड़ी साजिश का शिकार हुए थे। इस बात को लेकर देर रात तक पटना पुलिस के आला अधिकारी इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन जैसे जैसे उनकी जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस मामले के तार तब की सत्ता में बैठी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से जुड़ने लगे थे। शायद यही वजह थी कि पहली नज़र में पुलिस ने इसे प्रेमी प्रेमिका की आत्महत्या से ज़्यादा कुछ नहीं माना। पुलिस अधिकारी अभी भी इस मामले की पहली तफ्तीश कर चैन की सांस भी नहीं ले पाए थे कि इस वारदात को लेकर चौतरफा शोरगुल शुरू होने लगा, क्योंकि इसमें लालू की पत्नी यानी राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का भी नाम जुड़ने लगा था। साधु की एंट्री से यह मामला हाई प्रोफाइल बना और तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि राबड़ी राज की समझदार पुलिस फौरन दोनों लाशों की कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, भले ही गौतम का परिवार उस वक्त विदेश में था। इसके अलावा न जाने बिहार पुलिस को किस बात की जल्दबाजी थी कि वे उसके सिपाही खुद उस कार को ड्राइव करके थाने ले गए जिसमें लाश मिली थी। आखिरकार हुआ ये कि कार में मौजूद अधिकतर फिंगरप्रिंट मिट गए और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के ही इस वारदात को खुदकुशी का मामला करार दे दिया गया। पुलिस पर ना जाने उस रात ऐसा कौन सा भूत सवार था कि वे एक के बाद एक करके लगभग अधिकतर सबूत खत्म करती गई, लेकिन जैसे ही शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई वैसे ही सबूत मिटाने में जुटे पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि वह रिपोर्ट उन दोनों के साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी। दरअसल रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि शिल्पी जैन का सामूहिक बलात्कार किया गया है। उसके कपड़ों पर वीर्य के जो दाग थे वे 1 से ज़्यादा लोगों के थे। उन दोनों के जिस्म पर खरोचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी मिले थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने से यह मामला और तूल पकड़ लिया था। अखबारों में इससे जुड़ी खबरें सुर्खियों में थी। अब इस वारदात के पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव का नाम भी आने लगा था, और शायद यही वजह थी कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर पहले दिन से ही दबाने में जुट गई थी। लेकिन साधु यादव के नाम को लेकर सत्ता के विपक्ष में बैठे नेता सीएम राबड़ी पर धावा बोलना शुरू कर दिए थे। सदन में उन्हें घेरने की तैयारी चल रही थी। इस मामले में साधु यादव के साथ साथ 2 सांसदों और कुछ विधायकों के नाम भी चर्चा में आ गए थे। लिहाजा इस केस को लेकर विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन करने लगे और जिस वारदात को छुपाने में लालू राबड़ी का प्रशासन जुटा हुआ था उस पर बिहार के साथ देश की जनता भी बोलनी शुरू कर दी। अब मामला ज्यादा बढ़ गया था, जिसे देखते हुए प्रदेश की राबड़ी देवी की सरकार ने इसे सीबीआई के हवाले करने का आदेश दिया। फिर सीबीआई ने जांच शुरू की और सीएम के दबंग भाई साधु यादव से डीएनए के लिए ब्लड सैंपल की मांग भी की गई, लेकिन साधु ने सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया। असल में सीबीआई शिल्पी के डीएनए का मिलान साधु के डीएनए से कराना चाहती थी ताकि सबूत और सुराग जुटाए जा सके, लेकिन 4 साल तक चली सीबीआई जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त सीबीआई ने एक तत्कालीन सांसद से कई दफा पूछताछ की थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने आखिरकार 1 अगस्त 2003 को अपनी फाइल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और इस केस को खुदकुशी बताकर बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने के दौरान सीबीआई ने कहा था कि दोनों ने जहर खाकर जान दी है। इसके अलावा शिल्पी के कपड़ों पर जो वीर्य है वो उसका पसीना है।
सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बिहार पुलिस पहले ही बना चुकी थी, यानी केंद्र और राज्य प्रशासन की जो जांच थी उसमें कोई फर्क नहीं दिख रहा था। इसलिए सीबीआई की जांच और रिपोर्ट से शिल्पी के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शिल्पी का भाई प्रशांत इस मामले को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे, वे इस केस को रीओपन कराने के लिए भागदौड़ करते रहे। इसी बीच 2006 में अचानक प्रशांत को अगवा कर लिया गया, जिसे पुलिस ने भी अपहरण का केस बताया। लेकिन इसके बाद किसी भी शख्स ने इस केस को लेकर कभी मुंह नहीं खोला। यहाँ तक कि शिल्पी केस की जांच में फेल हो चुका प्रशासन भी प्रशांत के अपहरण करने वालों को ढूंढ नहीं पाया। बहरहाल 2006 के बाद न तो किसी ने इस केस की बात की और न ही ये मामला किसी जबान पर आया। अब ये कहानी सिर्फ एक खुदकुशी का मामला बनकर पुलिस और सीबीआई की फाइल में दम तोड़ चुकी है, जिसमें छिपे हैं कुछ सवाल जिसके साथ हम भी आपको छोड़ जाते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई ये वारदात हत्या नहीं सुसाइड थी? यदि हत्या थी तो लालू यादव के साले साधु यादव ने अपने ब्लड सैंपल देने से क्यों मना कर दिया? 2006 में जो बिहार पुलिस शिल्पी के भाई से जुड़े अपहरण का मामला बताती है, उसके अपहरणकर्ताओं को आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल, बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाशें होने की सूचना पुलिस को सबसे पहले किसने दी थी? ये सवाल है जो सच में लालू राज में जंगल राज होने के सबूत देते हैं। क्या सोचते हैं आप शिल्पी जैन हत्याकांड को लेकर और लालू राज में की गई जांच और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।